एक टॉपिक वी हैड कवर्ड। कौन सा टॉपिक कवर कर लिया आपने? लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का कवर कर लिया है। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। सेकेंड पॉलिसी जो इंश्योरेंस क्लेम में है वो क्या है? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा? कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। कंसीक्वेंस का मतलब क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, है ना, परिणाम स्वरूप, ठीक है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी या कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी ये है क्या एक्चुअली? ये देखो, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है कि दैट इज अ सेकेंडरी पॉलिसी। क्या याद रखना है? नोट्स की टेंशन मत, नोट्स ऑलरेडी आप लोगों को भेजा जा चुका है, पीडीएफ तो नहीं है तो आप ले लेना एक दूसरे से। सेकेंडरी पॉलिसी है। कौन सी पॉलिसी है बेटा? एंड इफ दैट इज सेकेंडरी देयर मस्ट बी समथिंग कॉल्ड प्राइमरी, क्योंकि अगर प्राइमरी नहीं होगा तो सेकेंडरी नहीं होगा। फर्स्ट नहीं होगा तो सेकंड होगा क्या कुछ? तो देयर मस्ट बी समथिंग जो कि फर्स्ट होगा, उसके बाद ही सेकंड का नंबर आएगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की बात आएगी। तो मतलब इसका ऐसा क्या नाम हुआ, क्या जरूरत है सेकेंडरी पॉलिसी? देखो बेटा, ये पॉलिसी सोलो नहीं हो सकती। सोलो मतलब अकेले ये पॉलिसी नहीं मिल सकती, ठीक है ना। जब भी मिलेगी ये कैसे मिलेगी? एलाइड पॉलिसी के रूप में मिलेगी। कैसे मिलेगी? पिज्जा खाया? पिज्जा कभी खाया लास्ट? मैंने नहीं खाया कभी। कभी नहीं खाया है ना? तो मैंने बोल दिया था। चलो कोई नहीं, खाया ना पिज्जा? नहीं हमने नहीं खाया। पिज्जा खाया होगा। खिला के दिखाओ जब बात है। पिज्जा कहाँ से खाया था लास्ट? डोमिनोज। ठीक है सर, आ जाओ। डोमिनो यू नो वो कर लेगा ऐसे बातें नहीं, ठीक है ना। डोमिनोज का पिज्जा, अभी समझो ध्यान से क्या है यहाँ पे। पिज्जा बनता कैसे सर? एक प्रॉपर बेस होता है, सर्कुलर बेस होता है ब्रेड का, एंड उसके ऊपर क्या होते हैं? टॉपिंग्स एंड सॉस जो भी है, ठीक है ना। अब ये ना पिज्जा मतलब डोमिनोज पे गई और कहती है मुझे ना पिज्जा बेस नहीं, केवल टॉपिंग्स दे दो। अच्छा, टॉपिंग्स दे दो। मिलेगा क्या? बोलो, मिलेगा क्या? चलो वो टॉपिंग छोड़ो और ये ना दे दो। थोड़ा सा टेस्ट करना है ऐसे लगा के कि कैसा होता है। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। लेकिन अगर पिज्जा लेना है और एक्स्ट्रा टॉपिंग्स चाहिए, क्या फ्री में मिलेगा? नहीं, एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। और केवल टॉपिंग्स लेने जाओगे तो नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? अब मिल जाता तो अलग बात है, तुम्हारा जुगाड़ हो, उसमें सीरियसली मत लेना इस चीज को, क्योंकि आप पिज्जा बेचना नहीं सिखा रहा हूं ना बनाना सिखा रहा हूं। मैं एक कनेक्शन जोड़ रहा हूं टॉपिक का उसके साथ। देखो ध्यान से, जो प्राइमरी पॉलिसी होगी उसको छोड़ दो। सेकेंडरी पॉलिसी यानी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी बिना प्राइमरी पॉलिसी के नहीं मिलेगा। तो इट इज जस्ट लाइक टॉपिंग्स, है ना। आपको ये पॉलिसी लेने से पहले कोई एक पॉलिसी और लेनी पड़ेगी जो प्राइमरी पॉलिसी होगा। आर यू ओके दैट? इतना क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ? यानी ये पॉलिसी कभी अकेले नहीं मिलेगी, जरूर कोई प्राइमरी पॉलिसी होगी। जैसे इस केस में क्या मिल जाएगी प्राइमरी पॉलिसी में? लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी या लॉस ऑफ कोई भी पॉलिसी, कोई एक प्राइमरी पॉलिसी होगी, ठीक है। बोलो yes, और उसके साथ साथ आपको ये अलाइड पॉलिसी यानी एक्स्ट्रा पॉलिसीज को साथ अटैच करके मिलेगा। और ऑब्वियसली फ्री में नहीं मिलेगा, इसके लिए भी क्या होगा? यानी पेमेंट लगेगा। इसके लिए भी पेमेंट लगेगा। बात समझ में आएगी नहीं? आइए बताओ मुझे। यानी ये पॉलिसी एक सेकेंडरी पॉलिसी है, जो भी जब भी लेना है आपको किसी ना किसी प्राइमरी पॉलिसी के साथ अटैच करके लेना है। और याद रखना ये ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा, इसको आप और फ्री में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा, यानी ये पॉलिसी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। यानी पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज, तो ये एक्स्ट्रा चीज जो है उसका पेमेंट लग रहा है, ठीक है ना। इसका पेमेंट लगता है बेटा। यानी ये ऐसा नहीं है कि आपने प्राइमरी पॉलिसी बिल ली है तो उसके साथ आपको ऐसे ही फ्री में ऑप्शन दे दिया कि सेकेंडरी पॉलिसी ले लो। नहीं, सेकेंडरी पॉलिसी आपको लेना पड़ेगा इसको भी, और विद पेमेंट जाएगा, यानी ये पॉलिसी अलग से आएगी, ठीक है। तो दो पॉलिसी हो गई आपकी। पहला क्या था? लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, और ये क्या है? और ये प्राइमरी नहीं हो सकती है कभी भी, क्या होगी? सेकेंडरी होगी। रीजन क्या है इसके पीछे? अच्छा एक बात बताओ, जब आपकी जिंदगी में कोई और रिस्क है ही नहीं, मतलब आपने कोई पॉलिसी नहीं ली, मतलब आपकी जिंदगी में कोई रिस्क है ही नहीं, और अगर आप रिस्क है ही नहीं तो प्रॉफिट लॉस कैसे हो सकता है, यानी प्रॉफिट कम कैसे हो सकता है? इसीलिए इस पॉलिसी को सोलो नहीं लिया जाता।
जी आ सकता, कंपनी नहीं अलाउ करेंगी। यानी जब भी मिलेगा ये सेकेंडरी पॉलिसी के रूप में मिलेगा। पहला पॉइंट कंसेप्चुअली क्लियर है कि नहीं, ये बताओ कि पॉलिसी जो लॉस ऑफ प्रॉफिट, इसीलिए इसका नाम कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, कि देयर इज सम प्राइमरी कॉज जिसकी वजह से उस आपका प्रॉफिट लॉस हुआ है। समझ में आ रही बात? कोई प्राइमरी लॉस पॉलिसी है और उसकी वजह से आपका उस लॉस में जो आपने टॉपिक कवर किया था उसकी वजह से आपका प्रॉफिट इफेक्ट हुआ है, उसके लिए पॉलिसी। तो एक कंसीक्वेंशियल मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी पॉलिसी आपका ये भी लॉस हुआ है, तो इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। इतनी बातें क्लियर हो तो बता दो, पक्की बात है यहाँ पे। वो वाली तो जितना स्टॉक का लॉस होता है वो सेपरेट है, वो सेपरेट है, ये सेपरेट है। उसकी वजह से जो लॉस हुआ उसको एग्जैक्टली उसकी वजह से आप देखो आग लगेगी तो ऐसा तो है नहीं, आग लगेगा तो ऐसे पूछेगा पहले स्टॉक से तेरा इंश्योरेंस हुआ है, उसने बोला हाँ जला दो इसको। उससे पूछा दूध तेरा इंश्योरेंस हुआ है, फर्नीचर मिल गया बीच में, फर्नीचर तुम्हारा इंश्योरेंस हुआ है, आग ने पूछा फर्नीचर निकाल, नहीं मेरे को तो ऐसे ही छोड़ दिया है जैसे इसको, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ फिर, इंश्योरेंस आग कहेगा नहीं नहीं यही तो बेचारा वैसे ही दबा कुचला अबला नारी, छोड़ दो इसको, है ना, ऐसा वाला सीन है। आग क्या करेगा, जलाएगा नहीं जलाएगा? आग के रास्ते में जो आया वो गया, जलेगा। तो भाई ऐसा थोड़ी ना कि इंश्योर्ड है तो जलाएगा, अनइंश्योर्ड है नहीं जलाएगा, पूरा बिजनेस बर्बाद होगा, हाँ या ना। स्टॉक जल गया उसका तो क्लेम मिल गया, बिजनेस का जो सेल है वो भी इफेक्ट होगा नहीं होगा, बोलो। और अगर यकीन नहीं है तो आज की आज एक और प्रमोशन करता हूँ, गोली बड़ा पाव का, आग लगा के चेक कर लो, है ना। अभी तक पॉजिटिव प्रमोशन बहुत किए लेकिन बेनिफिट नहीं मिला तो नेगेटिव में जाना पड़ रहा है, ठीक है। एक बार आग लगा के देखो, भगवान न करे ऐसा हो बाद में सच में अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो तो मेरे ऊपर बिल फाड़ देगा, काली जुबान नहीं मेरी। सुनो ध्यान से, अगर ऐसा कहीं हो कि बिजनेस प्रेमाइस में आग लग जाए, है ना, किसी ने एजेंसी ले रखी हो कई चीजों की और बढ़िया स्मूथ बिजनेस चल रहा हो और अचानक उसमें आग लग जाए, गोडाउन में आग लग जाए, आप समझो गोडाउन में जो गुड्स है वो तो जला, तो उसका तो क्लेम मिल गया, लेकिन जो गोडाउन जला और जहां से आप बिजनेस प्राइमरली रन कर रहे थे, अगर वो प्लेस भी तो डिस्टर्ब होगा नहीं होगा? अरे कुछ टाइम के लिए डिस्टर्ब होगा ना, और उस ड्यूरेशन में जिस टाइम में डिस्टर्ब रहेगा उस टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, कम होगी ना, उसी के क्लेम की बात कर रहा है ये, हाँ है ना। बिजनेस इफेक्ट होगा, स्टॉक इफेक्ट हुआ, उसका क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक में आ गया, लेकिन जो बिजनेस इफेक्ट हुआ जिससे प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट हुई उसका क्या, उसके लिए ये पॉलिसी है, ठीक है ना, क्लियर है? बोलो बेटा, नाम क्या है पॉलिसी का? कितने तरह की प्रॉफिट की बात करते हैं हम, कितना प्रॉफिट जानते हैं हम? पहला तो हम बात करते हैं किसका, है ना, यानी ग्रॉस प्रॉफिट का लॉस पहले निकालना है एक्चुअली, हाँ है ना। लेकिन सर ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंडेंट किस पे होता है, हाँ है ना, यानी एक्चुअली हमें पहले ये निकालना है कि जो ड्यू टू फायर कितने का सेल जो था वो लॉस्ट हो गया, यानी लॉस ऑफ, ये तो समझ में तो आ रहा होगा मुझे लगता है, कनेक्शन बैठ रहा नहीं बैठ रहा कि भाई आप डायरेक्ट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर लोगे यार, बताओ ना कैसे डायरेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे? प्रॉफिट ज्यादातर क्या होगा, जीपी रेशियो पता आपको, 20% आप कमाते हो, ठीक है, किसका, तो कोई बेस तो होगा ना। अब इंश्योरेंस कंपनी को जाके बोलो है देख मैं 20% कमाता हूं मुझे क्लेम दे, कहेगा कितना, कितना 20%, किसका पता नहीं लेकिन 20%, तो बेस तो होगा ना कुछ यार, किसका 20% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, किसका, सेल्स के ऊपर होता है। तो प्राइमरली आपको कैलकुलेट क्या करना है, कितने का सेल क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, ठीक है ना, और सेल्स लॉस्ट हो गया तो जीपी रेशियो कैलकुलेट करो और दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स कर दो, क्या कर दो, एडजस्टमेंट्स, आपका क्या आ जाएगा, एक्चुअल लॉस ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। एक्चुअल लॉस के बाद आगे की कहानी आपको पता है, एवरेज क्लॉज लगेगा नहीं लगेगा वो बात की बात है, ऑलमोस्ट कॉमन चीज है इसके बाद तो, हाँ है ना, बोलो। लेकिन सर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सेल्स लॉस्ट हुआ है? बड़ा आसान लग रहा था अभी तक तो, क्या कि यार हमें पहले ये कैलकुलेट करना है कि आग लगने के बाद हमारा कितना सेल लॉस्ट हो गया, यानी कितना सेल हमारा होता नहीं हो रहा है हमारा सेल, हाँ या ना।
सेल्स लॉस्ट हो गया, और उसके बाद हमने क्या किया, उस पे जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई किया, हमारा प्रॉफिट आ गया, जो सेल्स लॉस तो उस पे प्रॉफिट लॉस, और वो क्लेम हम मांग लेंगे। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपका सेल्स लॉस्ट हुआ है? बताइए, हाउ विल वी गेट दैट कि हमारा सेल्स लॉस्ट होता है? सर देखो, एवरेज नहीं होता बेटा, हमेशा एक प्रोबेबिलिटी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस और पास्ट ट्रेंड हमें पता होता है कि एक्सपेक्टेड सेल कुछ तो होगा। अरे बोलो ना यार, एक्सपेक्टेड सेल कुछ तो होगा ना, कि वी वर एक्सपेक्टिंग, अब इतने साल से हम कर रहे हैं काम, ऑलमोस्ट इस ड्यूरेशन में इतने का सेल बनता था, मान लो, अब ऐसे समझो मैं 3 महीने का हिसाब लगा, तो आग लगी है 1 अप्रैल को, 3 महीने जोड़ दो, अप्रैल में जून, यानी 30 जून या 1 जुलाई, एक ही बात है सर, है ना? इस ड्यूरेशन में ऑन एन एवरेज देखो, 2019 में सेल था जो भी, 20 में क्या हो गया, इसमें हो गया +10%, 2021 में हो गया इसका +10%, 2022 का सेल प्रेडिक्ट करो, 2021 प्लस व्हाट इज दैट? दैट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ सेल। कोई मना कर देगा क्या? बताओ, तुम में से किसका विचार इससे अलग आ रहा है कि ये नहीं होगा, अलग होगा? बोलो, तुम में से कोई ऐसा आइडिया रखा है क्या कि ये नहीं होगा, इससे अलग सेल आएगा? सबका एक ही आइडिया ना बेटा, एवरीवन हैज टू एक्सपेक्ट, सॉरी एक्सपेक्ट नहीं, एक्सपेक्ट तो है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना आपको। क्यों? अगर नहीं करते तो कुछ और बताओ जुगाड़, कुछ और है, कोई और जुगाड़ है क्या इसको कैलकुलेट करने का? ऐसे तो फिर पॉलिसी में क्लेम कभी मिलेगा ही नहीं। तो यही तो है भाई, पिछले हिसाब से अगर ट्रेंड को हिसाब को लेकर रख चले, अगर मैं बेस लेकर चलूं, लास्ट ईयर्स को बेस लेकर चलूं, पास्ट ईयर्स को बेस लेकर चलूं, तो मेरा लगभग यही ट्रेंड रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं इतने की सेल होनी थी। ये क्या था? एक्सपेक्टेड सेल था। क्या था ये? एक्सपेक्टेड सेल था, हाँ या ना? ये सेल होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल तो कुछ कम ही हुआ होगा ना, क्योंकि आग लगने के बाद सेल तो कम हुआ होगा। तो जो एक्सपेक्टेड सेल से जो एक्चुअल सेल कम आया, इसको नाम क्या देंगे हम? लॉस ऑफ सेल। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? सर न्यू बिजनेस हो तो कैसे एक्चुअली? बेटा न्यू बिजनेस होगा तो कुछ और तरीका होगा एक्सपेक्टेड सेल निकालने का। अब इसमें हमें तो नहीं पढ़ना ना, देयर मस्ट बी सम लॉजिक गिवन इन द क्वेश्चन, अगर तुम समझो। या इंश्योरेंस कंपनी और क्लाइंट मिलकर डिसाइड करेंगे, है ना भाई? न्यू बिजनेस तुम्हारा है, तुम्हारे काइंड ऑफ कोई और बिजनेस होगा, तुम्हारे लेवल के बराबर के कोई और बिजनेस होगा, उसके बेस पे कैलकुलेशन करेंगे, यानी एक्सपेक्टेड सेल कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेक्टेशन कैसे लगाते हो? देखो, 2 तरीके एक्सपेक्टेशन के लिए। फ्यूचर, भविष्य कैसे बताते हो बेटा? 2 तरीके। देखो, पहला तरीका तो ये वाला है, जो देखा होगा बोर्ड लगाया है, अपना भविष्य जाने, है ना? ज्योतिषी, है ना? ज्योतिष विद्या, भविष्य जानते हो तुम लोग? कल क्या होगा? क्या बात कर रहे हो? कल ट्यूसडे होगा। क्लास का हो सकता है गड़बड़ हो, लेकिन ट्यूसडे ये गड़बड़ होगा। कल ट्यूसडे, देखो मेरा भविष्य एकदम 100% श्योर सही है। कल ट्यूसडे है ना? और 17 जनवरी है। इतना अच्छा भविष्य, 100% परफेक्ट प्रेडिक्शन कर रहा हूं। बस इतना ही प्रेडिक्ट कर सकता हूं मेरे दोस्त। ये प्रेडिक्शन मेरे औकात से बाहर है कि सेल कितना होगा। तो हम सेल कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस कहां से आता है? पास्ट। पास्ट में मैंने देखा कि सेल ऐसे चल रहा है। अब अगर पास्ट होएगा ही नहीं, तो किसी और का पास्ट देखकर बताएंगे, हाँ या ना? बोलो, किसी और का पास्ट देखकर बता देंगे भाई। मतलब कुछ ना कुछ तो आइडिया लगाएंगे, ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना बैठ जाएंगे, जाओ कोई नहीं, मत दो क्लेम, तुम भी क्या याद रखोगे, है ना? हम छोड़ दिए क्लेम को, ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई तो बेसिस निकालेंगे ना दोनों पार्टीज मिलकर। बोलो यार। और आपके लिए अगर एग्जाम की बात करूं, तो आपके लिए क्या होगा? आपको ऐसे थोड़ी ना अंधेरे में छोड़ देगा कि खुद से दिमाग लगा और बताओ एक्सपेक्टेड सेल क्या होगा। नया बिजनेस है, मैं नहीं बताऊंगा, है ना? ऐसा होगा क्या क्वेश्चन में कि मैं नहीं खेल बताऊंगा, जाओ तुम देखो, तुम्हारे देखो कितना समझदार हो तुम। नीचे लिख के आएगा ये, मैं नहीं खेलता, है ना? तो तुमको ये जवाब देना पड़ेगा, मैं नहीं खेलता, मैं नहीं करूंगा पेपर वेपर, छोड़ो।
तो बेटा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि नया बिजनेस है तो क्या बेसिस लेना है, कुछ तरीका बता देगा अपना। और पुराना बिजनेस है तो पुराने कांड तो है ना, पुराने लोगों को पहचानना। जैसे अभी इनको भाई साहब को मेरे लिए नया थोड़े ना, इनको अगर मुझे जानना है तो इनके पुराने कर्मों का पता है, मुझे पुराने कांड मेरे सामने हो चुके हैं, तो मुझे पता है कि अच्छा लड़का है बुरा लड़का है, कैसे मैं प्रेडिक्ट कर लूंगा। अच्छा ही है, ऐसे गलत डेफिनेशन मत लेना। इनको भी पहले से जानता हूं, है ना, पुराने कर्म कांड इनके सब पता है। नया होता तो क्या करता, एक्सपेक्टेशन लगाने का कोई और तरीका होता। पुराने लोग अगर अपना बिजनेस पहले से चल रहा है तो पिछले रिकॉर्ड्स को देखो, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करो। हाँ यार पक्का। तो पहले क्या कैलकुलेट करेंगे हम, एक्सपेक्टेड सेल्स कि क्या था, कब से कब तक का, जब आग लगी और जब तक हमारा बिजनेस इफेक्ट रहा। अभी मैं कोई भी टेक्निकल टर्म यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी इसके बाद टेक्निकल टर्म जब यूज करूंगा तो कनेक्ट करूंगा इन्हीं पॉइंट्स को। मैंने क्या बोला, जब जिस दिन आग लगी उसके बाद से जब तक हमारा बिजनेस इफेक्टेड रहा, उस ड्यूरेशन में हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड सेल। क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड सेल। और उसके बाद एक्चुअल तो हुआ ही होगा, दोनों का निकाला डिफरेंस, और डिफरेंस मिलके क्या आया, एक्चुअल सेल जो लॉस्ट हो गया, मतलब लॉस ऑफ एक्चुअल सेल। ठीक है ना, अरे लॉस ऑफ सेल बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे अपना जीपी रेशियो बाय यूजिंग सम फॉर्मूले वगैरह। उसके बाद जीपी रेशियो मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें कुछ एडजस्टमेंट कर दो, प्लस माइनस करोगे कुछ और चीजें, क्या आ जाएगा, एक्चुअल लॉस। और एक्चुअल लॉस के बाद आपको क्लेम करना है। हाँ या ना, सिंपल है ना, बोलो बेटा। अब चलते हैं टेक्निकली, ये पूरा लॉस ऑफ प्रॉफिट का समरी है, ये जो अभी आपको समझाया क्या है, समरी है इस पॉलिसी की। ले चलता हूं मैं आपको एक एक्स्ट्रा टेक्निकल टर्म्स के पास, नोट्स आपके पास होंगे, अगर आप लिख रखे हो तो निकाल लो। हालांकि मैंने बोला था कि आप लिख लेना, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा आपका, और आपको नोट्स के लिए डिपेंडेंट इधर नहीं होना पड़ेगा, लेकिन वही आदत से मजबूर है ना। नोटिफिकेशन पहले परसों ही मिल गया था, कल ही मिल गया था तुम्हें। देखिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, मैसेज तो चला गया होगा, नहीं गया होगा कोई बात नहीं, इधर देखिए कोई बात नहीं, टेंशन मत यार, मैं टेंशन क्यों लेना। पहला पॉइंट आपको क्लियरली बताया जा चुका है, दिस इज द सेकेंडरी पॉलिसी एंड कैन बी अवेल्ड व्हेन देयर इज अ प्राइमरी पॉलिसी। इस केस में लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। हाँ यार बताया तो मैंने, अभी समझाया, ये तो कोई चीज नहीं। नेक्स्ट, द क्लेम अंडर दिस पॉलिसी विल बी कैलकुलेटेड फॉर, अरे ये कहा गया, ये क्या है, इंडेमनिटी पीरियड। क्लियर हो रहा है, इंडेमनिटी पीरियड क्या है सर, इंडेमनिटी वर्ड का मीनिंग होता है टू मेक द गुड लॉस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ा ना अभी कुछ टाइम पहले ना, हाँ मुझे पता था बेटा, जब भी बच्चा ये जवाब देता ना मुझे पक्का समझ में आ जाता है, ये लॉ वाली बुक को पढ़ के आया है, ये लाइन लिखी हुई मिलती है वहां पे, पहला ही लाइन मीनिंग में इंडेमनिटी मींस यही होता है। टू मेक द गुड लॉस मतलब क्या हुआ, कंपेंसेट करना, बस इतना ही होता है इंडेमनिटी। मतलब पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है इंडेमनिटी, उसको इंडेमनीफाई करना क्या होता है, अरे नेगेटिव नहीं होगा तो कंपेंसेट करोगे क्या, मतलब लॉस को डिनोट करता है ना, वर्ड नेगेटिव है यार, नुकसान की भरपाई, तो नुकसान नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव सिचुएशन को डिनोट करता है ना, बोलो। यानी आग लगने के बाद से जितने टाइम पीरियड तक हमारा बिजनेस इंपैक्ट में रहेगा, अफेक्टेड रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, उस टाइम पीरियड को हम नाम क्या देंगे, indemnity period. Yeah, you can say the period of disturbance, the period of interruption, the period of dislocation, कुछ ऐसे वर्ड यूज करेंगे, नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे, पॉजिटिव नहीं। फ्रॉम द डेट ऑफ फायर, हाँ या ना, डिस्टर्बेंस का टाइम पीरियड, बिजनेस अफेक्टेड रहेगा, परमानेंटली थोड़ी ना होगा। शुरुआत कब से होगी, जिस दिन आग लगी उस दिन से बाद तक, जब तक आपका बिजनेस इफेक्ट हो। कितने साल तक इफेक्ट हो सकता है सर, पता नहीं। अगर एब्सोल्युटली मेरे से कोई पूछे कि कब तक बिजनेस अफेक्टेड रह सकता है, पता नहीं, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से मैक्सिमम बोला गया 12 महीने, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि उससे ज्यादा का क्लेम ही नहीं मिलेगा, है ना। पॉलिसी बाइक का इंश्योरेंस है, कार का है, कितने दिन का,
अगले साल फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है, हाँ। प्रीमियम लगता है ना। तो ये 12 महीने, अब आपका बिजनेस 4000 साल तक कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, डिस्टर्ब रहे, आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए उसके चक्कर में, लेकिन कोई नहीं, क्लेम आपको 12 महीने तक का मिलेगा। सो देखो इसलिए इंडेमनिटी पीरियड को अलग से स्पेसिफिकली मेंशन किया मैंने नोट्स में, द पीरियड ऑफ डिस्टर्बेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ फायर, डिस्टर्बेंस का टाइम पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ Fire. बट कैन नॉट बी इन एक्सेस ऑफ। 12 months. इसका ये मतलब नहीं कि आपका बिजनेस डिस्टर्ब नहीं रह सकता 12 महीने से ज्यादा, इसका ये मतलब है कि इंडेमनिटी पीरियड 12 महीने से ज्यादा नहीं होगी क्लेम के पर्पस से। हालांकि ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉलिसी में कितना इंडेमनिटी पीरियड रखना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली अमाउंट ऑफ पॉलिसी कम, जो प्रीमियम हो जाता है वो कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, है ना? बोलो, तो ये याद रहेगा इंडेमनिटी पीरियड पक्का। What is the meaning of indemnity period? The period of disturbance starting from the date of fire. Maximum 12 months. Maximum 12 months. जरूरी नहीं जैसे लिखा लाइन बाय लाइन रट्टा मार के ऐसे बैठे रहे, तोते नहीं हो तुम, है ना? तोता थोड़ी ना हो तुम कि ऐसे मतलब या टेप रिकॉर्डर बजा दिया चालू हो गए, चालू हो जाओ, है ना? आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं ना इस चीज को, बस देखो मीनिंग वही होना चाहिए, मीनिंग नहीं चेंज करना, बाकी आप जैसे बोलो। तो इज दैट ओके इंडेमनिटी पीरियड? बोलो। तो सबसे पहले हमारे को अगर लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम निकालना है तो कौन से टाइम पीरियड के लिए? इंडेमनिटी पीरियड के लिए। अब बात आती है सर इस पर्टिकुलर क्लेम को निकालने का प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है? पहला प्रोसेस क्या दिख रहा है बेटा? जो अभी आपको मैं एक्सपेक्टेड सेल कर रहा था ना, वो क्या है एक्चुअली? और मेरे एग्जांपल के हिसाब से आप कब लगी है? चलिए 1 अप्रैल को। ये क्या है, कुछ ज्यादा ही फर्स्ट हो गया। 1 अप्रैल को आग लगी, हाँ है ना? और कब तक इफेक्टेड रहा? 30 जून। चलिए 30 जून तक इफेक्टेड रहा, हाँ है ना? तो ये जो 1 अप्रैल मान लो 2022 में, ठीक है, तो ये 1 अप्रैल से लेके 30 जून केवल 2022 में ही आएगा ना? यस सर, वो लोग क्या दिक्कत है, भगवान ने मुंह दिया है, इनकम मुंह के साथ क्या है ना, आउटगोइंग भी फ्री है ना? बाकी केसेस में आउटगोइंग के लिए रिचार्ज तो चाहिए, अब तो खैर इनकमिंग के लिए भी करना पड़ रहा है ना? बट यहाँ आउटगोइंग मुंह के लिए क्या है, फ्री है ना? अरे मुंह से आउटगोइंग के लिए तो पैसे लेके बोलते हैं, और पैसे लेके बोलते, लेके तो बोलते नहीं है ना, पैसे लेके बोलते, दे के तो बोलते नहीं है ना, वे पैसे लेके बोलते, समझ गए? हाँ, देने के बाद मुंह बन जाता है ना, इसलिए बोलते नहीं। ये लॉजिक गड़बड़ इलॉजिकल हो गया। अच्छा, तो कैसे बोलते? तुम जब बोलते हो तो उसके लिए पैसे देना कंपलसरी है, तुम पैसे दोगे उसके लिए? नहीं। यानी मैं बोल रहा हूँ मैं पैसे भी दूंगा? नहीं, भगवान ने मोह दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, बोलते रहो नॉन स्टॉप बोलते रहो। नहीं यार, है ना? सोच समझ के बोल रहे हैं। इसलिए एक मुंह दिया है और 2 कान दिए हैं, बोलो कम सुनो ज्यादा, है ना? बोलो कम, वो वार्निंग भी था एक इनडायरेक्टली, बातें नहीं करो, बोलो मत, सुनो ज्यादा। क्या बोला मैंने? हम नहीं बोलेंगे, आपने मना करा। नहीं, बोलो कम ऐसा नहीं बोला, बिल्कुल ना बोलो, बोलो कम लेकिन सुनो ज्यादा, तो रिप्लाई करना पड़ेगा। देखो अप्रैल से लेके जून तक का जो टाइम पीरियड है, भाई साहब के हिसाब से केवल 2022 में आया है, अब 2023 में ये 3 महीने गायब रहेंगे, अप्रैल से लेके 30 जून तक का टाइम पीरियड गायब रहेगा। यानी जैसे 31 मार्च आएगा, अगला महीना क्या होगा, 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा ना? ऐसा है क्या? नहीं सर। इनका कैलेंडर पाकिस्तान से बन के आया था, है ना? वो 3 महीने में ना वहां पे कैलेंडर जब बना तो वहीं पे किसी ने बॉम्ब फोड़ दिया था, 3 महीने गायब हो गए थे, ठीक है? और वहां पे इंश्योरेंस क्लेम का चलता नहीं है ना? अबे वहां मुझे लगता है इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देने से पहले पूछ लेती होगी आस पड़ोस का कोई रिश्तेदार जिसका अलकायदा से संबंध है, तो ना पहले सबका आधार कार्ड, सारे रिश्तेदारों का आधार कार्ड मांगते होगे, तुम्हारा छोड़ो पहले सबका बताओ, उसके बाद उसकी एनालिसिस होती है, अच्छा इसका आधार कार्ड है, ये तो अलकायदा वाले से कनेक्शन है, तेरे को इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, कब फट जाए पता नहीं, है ना? समझो ध्यान से समझो, ये हर साल आएगा ना, ये 3 महीना, अप्रैल से लेके जून हर साल आएगा। इस साल आया, पिछले साल भी रहा होगा, तो भाई मेरे पिछले साल के इन 3 महीने का सेल उठा ले। इस साल तो हुआ नहीं ना, एक्चुअली
एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हो ना, पास्ट को बेस लोगे ना, तो पास्ट मतलब पिछला साल उठा लो, वहां यानी 2021 में चले जाओ। कहां चले जाओ बेटा? 2021 में चले जाओ। वहां अप्रैल से लेके जून तक का जो सेल होगा वो टोटल कैलकुलेट कर लो, और उसमें जो भी एडजस्टमेंट करना है किसका? ट्रेंड का। ट्रेंड मतलब क्या होता है सर? कितने परसेंट से बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रहा है घट रहा है। जैसे भाई साहब समझो ना, समझो आज कौन सा डेट है बेटा? 16th ऑफ जनवरी। मैं 11 जनवरी से पकड़ के चलता हूँ। 11 जनवरी को भाई साहब को 2 थप्पड़ पड़ा था पापा से, है ना? 12 को 3 जज्बाती हो रहा है ये, संभालने पड़ेगा, उसके खर्चे नहीं उठा पाएगा बेटा। पास ऐसे बोलने में बहुत मजा आता है। घबराओ नहीं, आएगा वो भी दिन, अगर हुई तो। कैपेबल हो आप तो। बोले बेटा मस्ती नहीं। सुनो, तो भाई साहब को 11 तारीख को 2 थप्पड़ पड़े, 12 तारीख को 3, 13 को 14 को 5, 15 को, और आज कितने पड़े? तुम्हें कैसे पता? ट्रेंड यही कहलाता है, यही ट्रेंड कहलाता है। अगर आपके साथ लगातार ये घटना होते आई है तो एक्सपेक्टेड आज भी होगी। अब है या नहीं वो अलग मैटर, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो यही कहता है ना, और हम उसको सही भी मानते हैं भाई। हम कैसे प्रेडिक्शन कर लेंगे? ज्योतिषी तो है नहीं। बोलो। ये भाई साहब घर से निकल रहे थे ना, डेली क्या होता है, जैसे घर से बाहर निकलते पैर फिसलता, गिरते, है ना? बहुत गिरा हुआ इंसान, कल भी गिरा था, परसों भी गिरा था, आज भी गिरा है, तो कल पक्का, इससे ज्यादा गिर ही नहीं सकता ये। मतलब देखो कुछ चीजें होती है, ट्रेंड मतलब यही होता है बेटा। अभी आपको मैंने सेल का एग्जांपल दिया था, तो 2019 में जो हुआ था उससे 10% बढ़ के 2020 में हुआ, 2020 से जो हुआ था उसमें 10% बढ़ के 2021 में हुआ, तो 2022 में क्या होगा? 2021 में प्लस 10% होगा। हाँ या ना? यही ट्रेंड है बेटा। तो हम एक्सपेक्टेड सेल के लिए इतनी माथापच्ची क्यों करेंगे? 2021 का सेल उठा लूंगा, अगर ट्रेंड दिया है तो ट्रेंड को प्लस माइनस कर लूं, नहीं दिया होगा तो नहीं मारेंगे, जीरो ट्रेंड, तो प्लस माइनस कर लो, आ गया तुम्हारा एक्सपेक्टेड सेल। हाँ या ना? एक्सपेक्टेड सेल को नाम क्या देते बेटा? स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल मतलब एक्सपेक्टेड सेल। एंड देखो इसमें लिख रखा है, मैंने क्या लिखा है? सेल फॉर द प्रीवियस ईयर corresponding to indemnity period and with adjustment of trend if any. Clear? इस साल नहीं, पिछले साल का सेल उठाओ। कौन से टाइम पीरियड का? पूरे साल का नहीं, जितना इंडेमनिटी पीरियड उतने टाइम पीरियड के करस्पॉन्डिंग, और उसमें प्लस माइनस कर दो क्या चीज का? ट्रेंड का। क्लियर है ना ये? अच्छा, ये थ्योरी जो बता रहा हूँ यही प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न भी है। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखते यही सब चीजें याद आनी है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। क्लियर? तो इसको थ्योरेटिकली समझो या प्रैक्टिकली समझो, यही सब कुछ है इस चैप्टर में। स्टैंडर्ड सेल क्लियर है? स्टैंडर्ड मतलब एक्सपेक्टेशन, और हमें क्या निकालना था? एक्सपेक्टेड या लॉस? लॉस निकालना था ना। लॉस ऑफ सेल को हम शॉर्ट सेल, टेक्निकल नाम क्या देते हैं? शॉर्ट सेल का नाम देते हैं। कैसे आएगा ये तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा अब तक तो, कि एक्सपेक्टेड यानी स्टैंडर्ड सेल में से क्या माइनस कर दो? एक्चुअल सेल माइनस कर दो, विल गेट द व्हाट? शॉर्ट सेल, यानी जितने का सेल लॉस्ट हो गया। क्लियर? क्लियर ना? अब ये क्लेम मिलेगा क्या? सेल नहीं भाई, सेल का क्लेम थोड़ी ना निकाल रहा, किस चीज का क्लेम निकाल रहा? तो शॉर्ट सेल से हमें क्या मिलेगा? सर हमें वो सेल मिल गया जो हो सकता था लेकिन हुआ नहीं आग लगने की वजह से, लेकिन हमें सेल का क्लेम नहीं चाहिए। किसका क्लेम चाहिए? प्रॉफिट का। और प्रॉफिट कैसे आएगा? उसके बाद हमें निकालना है जीपी रेशियो, और जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस जीपी रेशियो पूछ रहा हूँ यार। इसको इन्वेंट्री का ना, सुनो, इसको इन्वेंट्री का ना क्वेश्चन जो कराया था वो क्वेश्चन रटा पड़ा है। A डिवाइडेड बाय A माइनस B ऐसा करके एक दो A माइनस B अपॉन A है जो भी था ये, वो कौन सा मेथड था? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में करवाया था। कसम से लड़की ने पूरा रट्टा मारा है। लिखा था सॉल्यूशन में, लिखा था एक्चुअली सॉल्यूशन कराते वक्त लिखा था A को माना था अज्यूम्ड सेल और B को माना था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
और a माइनस बी डिवाइडेड बाय a ऐसे करके फॉर्मूला क्या वो तो मुझे पता है ना, ए से ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ा था। सुनो ध्यान से बेटा, बात नहीं, दोनों ध्यान दो इधर। हाँ, क्या बोलो दोस्त? एक्चुअल सेल हमेशा कम ही होगा स्टैंडर्ड सेल से। बेटा अगर ज्यादा हो गया तो तेरे को लॉस हुआ, नहीं, क्लेम मिलेगा, क्लेम के नाम पे क्या मिलेगा? नहीं वही पूछा बोला फिर यार एक बात बता, देख यार ये प्राइसेस राइज हो गए या हमने कुछ भी हो गया, तेरा तो फायदा ही है ना फिर तो। वही वैसे बोला ना, फिर ये नहीं लगेगा, मतलब फिर अब फिर क्लेम करेगा भी वो भी होती तो और भी ज्यादा होती। सेल लॉस नहीं हुई होती, हाँ, तो और भी ज्यादा। जब सेल नहीं होता लॉस्ट, तो इसका मतलब यू आर इन अ पॉजिटिव सिचुएशन ना यार। तो प्रॉफिट कहाँ, प्रॉफिट कम होने के बजाय क्या हुआ तुमको, बढ़ गया, तो काहे का क्लेम, वापस पैसा देगा क्या कंपनी को? ये तो ऐसी बात हुई कि हमने मतलब जितनी इनकम कमाई थी, है ना, उस पे टैक्स भरने के बजाय टैक्स सेविंग इतनी ज्यादा कर दी कि नेगेटिव टैक्स आने लगा। तो मोदी जी को फोन लगा बोलते, मोदी जी पैसा पहुंचा दो, टैक्स माइनस में आ रहा हमारा, अकाउंट में डालना चाहिए। है ना। और नहीं आया तो सोच लो अगला इलेक्शन गया। भाई मेरे ऐसे जज्बाती मत हो यार। एक बात बता, जब तक तेरा सेल लॉस्ट नहीं होगा, तेरा प्रॉफिट कम नहीं होगा, और प्रॉफिट कम नहीं होगा तो काहे का इंश्योरेंस क्लेम? अगर तूने कुछ ऐसा जुगाड़ घुमा दिया कि लॉस होने के मतलब आग लगने के बावजूद तेरा सेल डबल हो गया, अब बोल, है ना। आग नहीं लगी होती, ट्रिपल होता। नहीं वो तो फिर ऐसा जज्बाती होने की बात है। वो ट्रेंड के हिसाब से तुम स्टैंडर्ड सेल निकालोगे, यही हिसाब से। वही बोलो ना, ज्योतिषी नहीं बनने का है ना। आपका स्टैंडर्ड सेल पास्ट के हिसाब से कैलकुलेट हो गया है। अब अगर एक्चुअल सेल उससे कम आएगा तभी आपको क्लेम मिलेगा, अदरवाइज आप तो पॉजिटिव सिचुएशन में काहे का क्लेम, ऐश करो ना फिर। ठीक है बेटा, ओके, लेट्स गो फॉर दैट। अब जीपी रेशियो का आपने फॉर्मूला बचपन से तो यही पढ़ा है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन दोस्तों यहाँ तुम्हें कुछ अलग सा दिख रहा है ना, ये क्या लिख दिया सर आप, नेट प्रॉफिट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए ये क्या कर रहे हो? तो चलिए थोड़ा सा एक जादुई चीज देखते हैं। नेट प्रॉफिट तक जाने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या करते हैं बेटा हम? क्या एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, हाँ, Indirect ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करते हैं ना। अबे पागल, माइनस ही ग्रॉस तो प्रॉफिट करते हैं पागल, मेरे को अपने में इसकी जंग चालू है, उसको छोड़ दो, अपने में जंग चालू है। पहले तो उसकी बात को मान ले रही है, फिर उसके बाद उसको पागल बोल के कह रही नहीं ऐसा नहीं है। तुम मानना है तो किसी की बात, अपना दिमाग मैं लगाइए, अपने दोस्तों पे विश्वास करती हूँ ना, और उसके बाद पागल बोल देते हो। वो तो प्यार है मेरा। तू है ऐसे प्यार पे, है ना। चलो बेटा देखो ध्यान दीजिए इधर। ग्रॉस प्रॉफिट देखो, पहले तो यहाँ से मैं ये तो कहानी यहाँ से नहीं शुरू करूंगा, यहाँ से शुरू करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है सर? और यहाँ से मुझे अगर ग्रॉस प्रॉफिट तक जाना है तो क्या करूंगा मैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते हैं ना, याद रखना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से यहाँ पे मैं, ठीक है, सीओजीएस को मैं यहाँ पे क्या नाम दूंगा, याद रखना, वेरिएबल चार्जेस, ठीक है ना। अब ये ऐसा नहीं है सर फिक्स चार्जेस नहीं जाते क्या? यहाँ पे जाते होंगे, बट वी विल अज्यूम, क्योंकि ऐसा है ना, अगर हम ज्यादा जज्बाती हो गए तो क्लेम कभी जिंदगी में कैलकुलेट नहीं होगा। तो कुछ चीजों को हमें अजम्पशन लेना पड़ेगा, यानी ये अजम्पशन आपको फॉर्मली लेना है यहाँ पे कि जितने भी वेरिएबल, वैसे होता भी ऐसा ही है जनरल ऑर्गेनाइजेशन में, कि जितने भी वेरिएबल चार्जेस है वो सब कहाँ चले जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। बात खत्म? अरे बोल दो यार। जितने भी वेरिएबल चार्जेस वो कहां जाके खत्म हो चुके हैं? तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते वक्त हमने वेरिएबल चार्जेस माइनस कर दिए, ठीक है, बात खत्म। इसका क्लेम भी आपको मिलता है, इसका क्लेम में कवर होता है, तो उसको खत्म करो, वेरिएबल चार्जेस माइनस हो चुके हैं। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस होगा बेटा? बोलो ना। हाँ तो शर्मा क्यों रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। दो ही तो चार्जेस होते हैं, या तो फिक्स या तो वेरिएबल। वेरिएबल कहां चला गया? तो फिक्स कहां आएगा? पीएनएल में। ये आपको अजम्पशन लेना है, बट एक्चुअली सर कभी कभार डिफरेंट भी होता होगा, बट हमें अजम्पशन लेना है। क्लियर है?
पक्का। फिक्स चार्जेस को टेक्निकली यहाँ नाम दिया जाता है बेटा स्टैंडिंग चार्जेस। क्या नाम दिया जाता है? स्टैंडिंग चार्जेस। सब लिखा मिलेगा, टेंशन मत लो तुम। फिक्स्ड मतलब स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब जो फिक्स्ड है वो जाएगा। आग लगने के बाद बिजनेस बंद कर दो लेकिन ये चार्जेस जाएंगे। बोलो। अब कंपनीज क्या कहती है ना, अगर कंपनी को ये मतलब देखोगे ना, कुछ कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको क्लेम लेना है, वो क्लाइंट क्या करता है, कुछ का इसमें से इंश्योरेंस करा लेता है और कुछ क्या रह जाता है। ठीक है, बोलो। कुछ इंश्योर्ड हो गया, कुछ क्या हो गया। बात समझ में आ गई नहीं आई यहाँ तक? बोलो। हालांकि अगर तुम्हें मैक्सिमम क्लेम चाहिए तुम्हें क्या करना चाहिए, पूरा ही इंश्योर्ड करा लेना चाहिए, लेकिन अब ऐसे पता नहीं होता ना। इंश्योरेंस पॉलिसी तो पहले ले रखी थी ना, ये क्लेम तो आज कैलकुलेट हो रहा है ना आग लगने के बाद, तो वहां पे सिचुएशन डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे मेरे जो फिक्स चार्जेस है वो दो कैटेगरी में फॉल कर गए। किस किस कैटेगरी में बेटा? अब आप मुझे बता दीजिए इंश्योरेंस कंपनी क्लेम किसका देगी और किसका नहीं देगी। और अल्टीमेटली अगर मैं इस फॉर्मूले को ब्रेक कर दूं तो कुछ इस तरह से बन रहा है ना, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, हाँ या ना, माइनस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अगर नॉर्मली देखा जाए इज इक्वल टू। लेकिन किसका क्लेम नहीं मिलने वाला है? भगाओ ना इसको, इसको हटा दो। ग्रॉस प्रॉफिट का ही क्लेम मांग रहे हो आप, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में दो चीजें इंक्लूडेड है। क्या? इंश्योर्ड चार्जेस और क्लियर है ना, तभी तो माइनस कर रहे हैं। इंक्लूडेड है तभी तो माइनस कर रहे हैं ना बेटा, ये दोनों इंक्लूडेड है। किसका क्लेम मिलेगा तो इसको मत माइनस करो, किसका नहीं मिलेगा तो इसको माइनस कर दो। यानी आपको यहाँ पे ये रखना है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अनइंश्योर्ड। इसको हटा दो, इसका क्लेम तो कंपनी नहीं देने वाली, वरना कंपनी किसका क्लेम देने वाली थी? ग्रॉस प्रॉफिट का, क्योंकि प्रॉफिट तो प्राइमरीली वही था ना हमारा सेल्स के ऊपर। तो क्लेम किसका मांगने जा रहे थे हम? ग्रॉस प्रॉफिट का। हमने अभी तो पढ़ा कि लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकालेंगे फिर उसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, हाँ या ना। तो प्राइमरीली हमें ग्रॉस प्रॉफिट का ही तो क्लेम मांगना था। तो ग्रॉस प्रॉफिट का लॉस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस प्रॉफिट का क्लेम देखना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट पूरा दे देता अगर वो सारा ही इंश्योर्ड किया होता, तो अगर सब कुछ इंश्योर्ड था तो कुछ माइनस करने की जरूरत पड़ती तुमको? ग्रॉस प्रॉफिट में क्या माइनस कर देंगे? जिसका इंश्योरेंस नहीं। और अगर इसको इधर छोड़ दिया, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? ये नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योरेंस। तो मैंने दिख रहा फॉर्मूला ट्रांसफर, इतना तो मैं पढ़ के आया हो यार। ये यहाँ छोड़ दो, ये इंश्योर्ड वाला इधर ले जाओगे तो माइनस क्या बन जाएगा? यानी अगर जीपी रेशियो निकालने के लिए ये लिखा है तो भी सही है, ये मतलब क्या? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अनइंश्योर्ड लिखा है तो भी सही है, और अगर ये लिखा है तो भी एक ही बात है यार, दोनों मिला के एक ही बात है। इसलिए आपको इंफॉर्मेशन में ज्यादातर क्वेश्चन में ये मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है, इसलिए पूरा एनालिसिस करके नोट्स में लिखा हुआ है, लेट मी टेल यू, ठीक है। नोट्स देखो। सर ऐसे लोन का भी इंश्योरेंस होता है ना, कोई जो लोन लेता है उनका भी वो तो पर्सनल इंश्योरेंस होता है ना, कि बंदा निकल लिया लोन का, रिपेमेंट नहीं हुआ तो उसके इंश्योरेंस पॉलिसी से जो मिलेगा उससे लोन का रिपेमेंट। ऐसा कुछ होता है कि मतलब जैसे लोन का इंश्योरेंस है लेकिन उसके बाद कुछ घर का कुछ ऐसा इंश्योरेंस होता है कि मतलब अगर आग उग लग जाए तो उसका भी क्लेम आता है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस नहीं होता? अच्छा, अरे तुम व्हीकल का इंश्योरेंस कराते हो वो भी तो है। नहीं जो उसकी क्लेम स्टेटमेंट बनती है उसमें क्या-क्या मेंशन होता है सर? अब वो तो बहुत ज्यादा होगा, उसमें भी आएंगे किसी दिन फुर्सत में मिलना, दो चार वड़ा पाव के साथ मिलना, बैठेंगे पार्टी करेंगे और बताएंगे, है ना। वो फ्री है, बस वड़ा पाव से काम चल जाएगा, ठीक है। कोई खेत थोड़ी ना पार्टी करने आके भी बैठ जाएगा। चलो वापस आ जाओ, इधर देखो। हाँ ज्यादा उड़ रहा है ना। देखो सर इधर देखो, ये आपके लिए फॉर्मूला लिखा है, जीपी रेशियो निकालने का पहला जो प्राइमरी फॉर्मूला क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर फॉर द लास्ट ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्चुअली हम प्रीवियस ईयर का ही जीपी निकालते हैं, क्योंकि आप इस साल तो आएगा नहीं ना। दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा? मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय आई होप दैट इज ओके। और जो एनालिसिस मैंने आपको साइड में ले जाके समझाया यहाँ भी लिखा, देख लो,
ग्रॉस प्रॉफिट माइनस स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड। तो अपना फॉर्मूला क्या बना, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इंश्योर्ड माइनस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। अब इसको मैंने ट्रांसफर किया तो क्या बचा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अनइंश्योर्ड और नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड। देख लो सिंपल है ना, एक ही बात है दोनों, फॉर्मूला जो ऊपर दोनों लिखा था एक ही बात है। तो अगर कुछ नोट्स रखे हो सामने ना, अगर कहीं कुछ करेक्शन करना हो, जैसे सिंपल सिंपल गलत यूज कर लिया तो करेक्शन भी साथ साथ करते चले जाना, नोट्स भी मिला लेना तुम्हारे, ठीक है ना। नाउ वी हैव द लॉस ऑफ सेल, हाँ या ना, and we have the GP ratio. What we have to calculate now, loss of GP, loss of gross profit। कैसे आएगा, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, short sale multiplied by GP ratio, you'll get the loss of gross profit। क्लियर है? यानी एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी इतना तो क्लेम देने वाली है, उसके बाद एडजस्टमेंट हम कर देंगे, अगर आगे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यही क्लेम अमाउंट हो जाएगा, हाँ या ना। लॉस ऑफ जीपी ओके है, यहाँ तक ओके है। इस नोट्स को देखो, आज तो अभी समझा रहा हूँ, इलैबोरेट कर रहा हूँ, घर जाकर इसी नोट्स को वापस जब रीड करोगे ना, एक दो बार प्रॉपर्ली इसको रीड करोगे और उसका एनालिसिस अपने हिसाब से करोगे, तब जाके कांसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ क्लियर तो हो जाएगा, घर जाके भूल जाओगे अगर पढ़ोगे नहीं तो, याद रखना, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी जन्म घुट्टी नहीं पिलाई जा रही है ना, कि परमानेंटली आपके दिमाग में ऐसे बिना पढ़े बैठ जाएगा, पॉसिबल नहीं है सर, ठीक है। कैसे बैठेगा दिमाग में, पढ़ना पड़ेगा, और घर जाके पढ़ोगे, प्रॉपर एनालिसिस करोगे तभी होगा, पर हर सब्जेक्ट में यही हाल है, ठीक है ना। अब एक कैलकुलेशन और करेंगे हम, अभी क्यों कर रहे हैं ये थोड़ी देर बाद इसका यूज आएगा तब बताऊंगा, पहले देख लो क्या है, क्या नाम है कैलकुलेशन का, एनुअल मतलब ऑब्वियसली साल, लेकिन वो पिछले साल की बात नहीं कर रहा है, इसका मीनिंग कुछ अलग है। क्या लिखा है देख लो, टर्नओवर फॉर द 12 months immediately preceding the date of fire, but obviously with adjustment of trend, अगर ट्रेंड है तो एडजस्ट कर लेंगे, उसको नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, आया। तो व्हाट इज एनुअल टर्नओवर, पिछले साल का सेल नहीं, क्या इस साल जो आग लगी उसके ठीक पहले के 12 महीने। आग कब लगी हमारे क्वेश्चन में, आग कब लगी, 1 अप्रैल 2022 को, 2022 1 अप्रैल 2022 को आग लगी है, तो उसके ठीक पहले के 12 महीने का सेल, यानी क्या 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक, ठीक है इतना, ठीक पहले के 12 महीने का सेल, उसको हम नाम क्या देंगे, एनुअल टर्नओवर। अब इसका क्या मतलब हुआ, क्या यूज है। अच्छा यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार बता दो मुझे, रिकॉल कर लो एक बार, नोट्स तो है ना आपके पास, नोट्स से रिकॉल कर लो यहां तक, क्योंकि अगला जो पॉइंट एनुअल टर्नओवर का यूज और आगे जो बातें बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सा आपको ये बेस को क्लियर रख के ही समझ में आएगा। तो एक बार इसको रिकॉल कर लो, नोट्स होगा आपके पास भेज रखा पीडीएफ, देख लो, 1 मिनट देता हूँ, रिकॉल कर लो, 1 मिनट में रिकॉल कर लो इसको। कोई नहीं, आराम से,
जस्ट हेलो इसमें दो बच्चे दिखाओ क्या हंस कर रहे हो? चार के बाद डन चले ओके चलिए बेटा नाउ रिलैक्स एवरीथिंग विल बी हियर कुछ भी लिखने पढ़ने का अभी फिलहाल कुछ नहीं केवल सुनना है और जो बोल रहा हूँ बस उस पर फोकस करना कोई कुछ नहीं करेगा ठीक है नहीं अभी नहीं अभी फिलहाल कुछ नहीं अभी रुक जाओ अरे ये कंसेप्ट ले ले उसके बाद पानी ज्यादा पी लेना मेरी तरफ से 2-4 घंटे एक्स्ट्रा क्या लिखा बेटा पॉइंट अभी अलाउड इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग एंड इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग का मतलब क्या है तो जब इतना सिंपल था तो ये क्यों लिखा एडिशनल एक्सपेंस लेके कहां से जाते हैं एग्जाम में मान ले एडिशनल एक्सपेंस ना लेके इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग लिख के आया तो पहचान में आएगा अब आएगा ना अब तो आएगा ना दोनों एक ही बात है सर ये क्या है अच्छा एक बात बताओ आग लग गई बिजनेस में यार तो क्या करेंगे हम ऐसे करके बैठ जाएंगे इसको कैसे बैठना बोलते हैं हाथ पे हाथ धरे बैठना है ना बोलते हैं ना लग गया ठीक है लग लो कर दो अब क्या ही कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते छोड़ देंगे ऐसे बिजनेस को एक बात बताओ ठोकर लगे मुंह के बल गिर गई है ना समझाता हूँ मुंह के बल गिर गई अब क्या वहीं पड़े हुए गिरी गए छोड़ो अब क्या ही कर सकते पड़े रहो वहीं पे है ना 6 महीने बिता दिए वहीं पे ऐसा होता है हाँ क्या करते बेटा फटाक से हाँ उठेंगे और जो चोट चाट लग गया उसके लिए क्या करेंगे दवाई कराएंगे ताकि अगले दिन और अच्छे से दौड़ सके हाँ या ना बोलो यार ऐसे बिजनेस में आग लग गई बिजनेस इफेक्ट हो गया लेकिन क्या ऐसे बैठ जाएंगे हम नहीं वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट एवरीथिंग विल बी डन कि हम वापस ट्रैक पे जल्दी से जल्दी आ जाए हाँ या ना यस सर और जल्दी से जल्दी ट्रैक पे आने के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्या खर्चे करने पड़ेंगे जल्दी से जल्दी ट्रैक पे आने के लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा खर्चे करेंगे तो जल्दी वापस आ जाएंगे ट्रैक पे इसका फायदा किसको मिलेगा हमें सोच के जवाब दो दोनों को मिलेगा हम ट्रैक पे आ गए वो अपना फायदा है लेकिन हम जल्दी ट्रैक पे आ गए तो क्लेम भी क्या हो जाएगा भाई लॉस ऑफ सेल कम हो जाएगा ना और लॉस ऑफ सेल कम होगा तो क्लेम भी क्या हो जाएगा इस पे किसका फायदा हुआ तो अगर खर्चा मैंने किया है और फायदा 2 लोगों को मिल रहा है तो मैं अकेले झेलूं ये नाइंसाफी नहीं है क्या है ना तो याद रखना इस पर्टिकुलर एडिशनल एक्सपेंसेस का यानी इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग का एक पोर्शन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी ने भी बेयर करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं यहाँ पे whatever additional expenses has been done by the client means जो पॉलिसी होल्डर है उसका एक पोर्शन को किसको बेयर करना है इंश्योरेंस कंपनी क्या सर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 बातें होंगी तीनों में जो कम होगा पहला क्या बोला भाई जितना मैंने खर्चा किया पूरा दे दे है ना उससे ज्यादा तो नहीं देना था एक बात होता मैंने खर्चा अगर 10,000 का किया तो मैं 15,000 मांगूंगा क्या मैक्सिमम कितना मांग सकता 10,000 या उससे कम ना लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में जब भी कोई कैलकुलेशन होगा तो एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा तो नहीं जा सकता ना तो एक्चुअल अमाउंट दूसरा क्या है GP on sale generated through additional expenses ध्यान से समझो यही मेनली समझाना था यार देखो अभी मान लो आग लगने के बाद जो मेरा सेल हुआ है एक्चुअल सेल हुआ है वो हुआ है मान लो 1 लाख रुपए स्टैंडर्ड सेल में बढ़ा देता हूं देखो स्टैंडर्ड सेल मान लो 1.5 लाख रुपए था कितना था बेटा और एक्चुअल सेल हो गया कितने का और
कायदे से मान लो जीपी रेशियो 20% था, कितना? तो मेरा शॉर्ट सेल कितना हुआ बेटा? 50,000। क्या बात है। और लॉस ऑफ जीपी कितना होगा? 10,000। कितना हो गया? 10,000। यानी इंश्योरेंस कंपनी से मैं क्लेम मैक्सिमम कितना मांगूंगा? 10,000। अच्छा, ये जो सेल हुआ है ना 1 लाख का एक्चुअल सेल, ये एक्चुअल सेल है ना? ये क्या है बेटे? एक्चुअल सेल। जो एक्चुअल सेल हुआ है, ध्यान से समझो, इसमें 50,000 का सेल ये एक्सपेंसेस की वजह से होगा। अगर मैं एक्सपेंसेस नहीं करता तो ये सेल नहीं होता। यानी अगर मैं खर्चे नहीं करता तो एक्चुअल सेल कितना होता दोस्तों? केवल 50,000 नहीं होता क्या? बोलो। और जब केवल 50,000 होता तो ये लॉस ऑफ जीपी, सॉरी, ये तुम्हारा शॉर्ट सेल कितना हो जाता? 1 लाख का हो जाता। और उस पे जो तुम्हारा लॉस ऑफ जीपी होता वो कितना हो जाता? 20,000। हाँ या ना? सुनो ध्यान से, मैंने एक्सपेंसेस किया है जिसकी वजह से कितने का सेल बढ़ गया? 50,000 का, यानी टोटल 1 लाख का हो गया। अगर मैं खर्चे नहीं करता तो सेल कितने का होता? 50,000 का। और शॉर्ट सेल कितने का हो जाता? 1 लाख का। और इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कितना देती? 20,000 रुपए। कितना देती? 20,000 रुपए। अभी कितना दे रही है? 10,000। तो फायदा कितना मिला इंश्योरेंस कंपनी को? 10,000। वो 10,000 दे दो, जितना तुम्हें फायदा मिला। मत दो पूरा खर्चा, जितना फायदा मिला उतना दे दो ना। तो किस पे 20% निकाला? ये सेल जनरेट किया किसने? कंपनी ने, खर्चे ने। खर्चे ने। और उस खर्चे पे क्या निकाल लो? जीपी निकाल लो। सीधी बात है ना। जितना मैंने खर्चे करके सेल बनाया ना, उस सेल पे ग्रॉस प्रॉफिट का ही तो क्लेम तुम देते, वही तुमको फायदा मिल रहा है ना, वो मुझे दे दो। हाँ या ना? वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट ना प्राइमरीली। तो ग्रॉस प्रॉफिट किस पे निकलता? सेल पे। और जितना खर्चे की वजह से सेल बढ़ा उसमें तुम्हारा क्लेम कम हो गया, तो जितना क्लेम कम हुआ उतना ही दे दो ना। अभी तो समझा दिया, 10,000 दे दो। हाँ या ना? अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन हो कितने का सेल हुआ खर्चे की वजह से, तो हम मान लेंगे ये पूरा का पूरा जो एक्चुअल सेल है वो किसकी वजह से हुआ है? खर्चे की वजह से। समझ में आई बात? क्लियर है? ये याद रखना इस चीज को। कितना क्लियर है? सेकेंड फॉर्मूला यही था। क्या था? कहां गया? ऊपर गया। जीपी ऑन सेल जनरेटेड थ्रू एडिशनल एक्सपेंसेस। एडिशनल खर्चे से जो सेल किया है मैंने, उस पे जो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट था वो तुम दे नहीं रहे हो क्योंकि एक्चुअल सेल हो गया, तो वो तुम मुझे दे दो। या तो एक्चुअल अमाउंट दे दो या तो ये अमाउंट दे दो। और तीसरा पोर्शन था प्रोपोर्शनल अमाउंट। प्रोपोर्शनल अमाउंट क्या लिखा है सर? जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। अभी एनुअल टर्नओवर निकलवाया था, बताया था, उसका यूज है। एंड डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ये देख लो इधर, वो थोड़ा सा वहां पे इधर उधर कर लिया बच्चे ने। जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर प्लस और मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है। अब ये क्या है, ये थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा ये क्या लिखा है। ये एक्चुअली क्या है, जितने की पॉलिसी आपको लेनी चाहिए थी वो ये है, एज पर द क्लेम। बट एज पर द पॉलिसी आपको क्लेम, आपको कितने का पॉलिसी लेना चाहिए था? एक बात बताओ, अगर तुमसे कोई पूछे कितने की पॉलिसी ले रहे जाऊं, तो क्या कोई भी स्टैंडिंग चार्ज तुम्हें अनइंश्योर्ड छोड़ना चाहिए? नहीं ना। लेकिन अब तो पॉलिसी ले ली है, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज छूट भी गया, तो पॉलिसी लेने के बाद भी आपका सम इंश्योरेबल कितना होना चाहिए वो इस फॉर्मूले से आएगा। ठीक है ना? यानी एक्चुअल क्लेम निकालने जब जाओगे तो सम इंश्योरेबल का फॉर्मूला क्या होगा? और पॉलिसी अमाउंट निकालने जाओगे तो एक्चुअल सम इंश्योरेबल का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अभी जो आपका मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन होगा वो क्या निकालने के लिए होगा? क्लेम निकालने के लिए। लेकिन आई टेल यू एट द एंड 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जिसमें पॉलिसी निकालना होगा और वहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये अनइंश्योर्ड कुछ भी नहीं रहेगा। समझ में आ रही बात? तो ये इन्हीं दोनों का प्रोपोर्शनल वैल्यू निकालना है। आपको तो केवल फॉर्मूला याद करना है, ठीक है? कंसेप्ट यहां के बाद अगर भूल भी जाता तो कोई टेंशन नहीं, इसका फॉर्मूला यूज करना है, इसका कौन सा आपके काम में आने वाला कुछ भी। जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर प्लस और मल्टीप्लाइड बाय एडिशनल एक्सपेंसेस। ये प्रोपोर्शनल अमाउंट आ गया। तीनों में जो कम आएगा, तीनों में जो कम आएगा वो अमाउंट क्या हो जाएगा? वो अमाउंट क्या हो जाएगा? मिल जाएगा।
ठीक है, क्लेम में ऐड हो जाएगा यानी लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट में। इसके बाद आप निकालोगे, एक्चुअल काम खत्म हो गया ऑलमोस्ट। एक्चुअल लॉस निकालने के लिए क्या निकाला, प्लस किया उसमें अलाउड एडिशनल एक्सपेंसेस अभी जो किया। और अगर कोई भी सेविंग होगा, ये सेविंग क्या होगा सर, कोई भी एक्सपेंसेस की सेविंग अगर होती है क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर नहीं दिया तो जीरो, सेविंग उसमें से माइनस कर तो क्या आ जाएगा बेटा, एक्चुअल लॉस निकालने के बाद हम क्या कैलकुलेट करते थे, सम इंश्योरेबल। अच्छा, लॉस ऑफ स्टॉक में सम इंश्योरेबल कितना होता था, लॉस ऑफ स्टॉक में जितनी आग लगी नहीं, 2 किलो आग लगी थी, जितना क्लोजिंग स्टॉक था, बिल्कुल सही जवाब। जब हम बात कर रहे थे किसकी, लॉस ऑफ स्टॉक की, तो वहां पे सम इंश्योरेबल क्या था, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यहां पे सम इंश्योरेबल क्या है, जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। और अगर मान लो आपका पॉलिसी अमाउंट सम इंश्योरेबल से कम है तो क्या लग जाएगा, एवरेज क्लॉज। अगर ज्यादा है तो कुछ नहीं। तो क्लेम अमाउंट जब एवरेज क्लॉज लगेगा तो क्या निकल के आएगा, सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय। अब ये जो लास्ट में एवरेज क्लॉज और सम इंश्योरेबल वाली बात बताई है, ये जो लोग पिछली क्लासेस में नहीं थे उनको समझ में नहीं आया होगा, बाकी सब समझ में आया या नहीं ये बताओ, ठीक है। अब ये कब समझ में आएगा, जब मैं क्वेश्चन करके दूंगा तब समझ में आएगा। तो दिस वाज द कंप्लीट सेट, जो इसमें पूरा कंप्लीट नोट्स था इसका, किसका, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, ठीक है ना। एक बार पूरा एनालाइज कर लो, तुम पानी पी लो बेटा, चलो क्लास खत्म होने वाली है ना, नहीं आप पी लो, अगर मेरी क्लास नहीं खत्म होगी यार। क्यों, टाइम तो हो गया। एनालाइज कर लो इसको। एनालाइज कर लो पूरा कंसेप्चुअल पॉइंट।